तारीख 17 मार्च 1959, जब तिब्बत में एक साधु को मारने के लिए चीन ने अपनी सेना को उतार दिया था, क्योंकि ये साधु चीन के लिए उन चुनिंदा लोगों में से एक हो गया था जिसे चीन अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ रहा था। लेकिन 17 मार्च यानी आज ही की तारीख को वो साधु तिब्बत की राजधानी ल्हासा से पैदल ही निकल गया और हिमालय के पहाड़ों को पार करते हुए 15 दिनों बाद भारतीय सीमा में दाखिल हो जाता है। वो साधु कोई और नहीं बल्कि सबसे बड़े बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा थे। आज के इस डेजा वू के वीडियो में हम आपको उन्हीं दलाई लामा की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं कि कैसे वो एक साधारण से बच्चे से सबसे बड़े बौद्ध गुरु बने और कैसे वो देखते ही देखते चीन के सबसे बड़े दुश्मन हो गए, जिनके भारत में आने की वजह से ही भारत को चीन के खिलाफ 1962 का युद्ध करना पड़ा था, जिसमें भारत की हार हुई थी। आइए जानते हैं कि कौन है वो इंसान जिसके लिए लड़ गए थे भारत और चीन। सबसे पहले तो ये समझिए कि दलाई लामा कोई और नहीं होता बल्कि एक पदवी है। जैसे हिंदुओं में पंडित होते हैं या मुस्लिमों में मौलवी होते हैं, वैसे ही बुद्धिस्ट में ऐसे धर्म गुरुओं को दलाई लामा कहा जाता है। और आप आज जिस दलाई लामा को देखते हैं वो इस परंपरा के 14वें दलाई लामा हैं, जिनका नाम लामो थोंडुप है। लेकिन पूरी दुनिया में दलाई लामा नाम से सिर्फ इन्हीं का चेहरा फेमस है, क्योंकि इनका पूरा जीवन ही चीन के साथ संघर्ष में बीता है, जिस कारण ये पूरी दुनिया में एक आइकॉन बन गए हैं। 1959 तक दलाई लामा उसी तिब्बत देश के मुखिया और सर्वोच्च धार्मिक अधिकारी बने थे, जिसका थोड़ा सा इतिहास जरूरी है कि आप भी जान लें। तिब्बत का पठार भारत के उत्तर पूर्व में बसा है। हिमालय के उस पार चीन का दक्षिणी बॉर्डर तिब्बत ही है। उस समय में तिब्बत एक खुशहाल देश हुआ करता था दोस्तों। उसके पास अपनी सेना थी और वो पड़ोसी देशों से समझौते भी करते थे। तिब्बत की सेना काफी ताकतवर थी और उसने भूटान और नेपाल को भी एक वक्त में जीत लिया था। ये सेना कितनी बहादुर थी, इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि सन 763 में तिब्बत की सेना आधे चीन पर कब्जा कर चुकी थी। कब्जा तक तो ठीक था, लेकिन तिब्बत की सरकार चीन से टैक्स भी वसूला करती थी। फिर तभी सब कुछ अचानक बदल गया और तिब्बत ने 180 डिग्री टर्न ले लिया, क्योंकि जो 4वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था, उसे लोगों के बीच पैठ बनाने का लंबा संघर्ष जरूर करना पड़ा था। लेकिन जब लोगों ने बौद्ध धर्म का मर्म समझा तो पूरा तिब्बत बदल गया और लोगों ने अपने हथियार डाल दिए और शांति को ही अपना मार्ग बना लिया। तिब्बत के लोग स्वभाव से आक्रामक और युद्ध प्रिय थे, लेकिन जैसे जैसे उनकी रुचि बौद्ध धर्म में बढ़ी, बाकी देशों से उनके संबंध राजनीतिक के बजाय आध्यात्मिक होते चले गए और वो युद्ध से दूर होने लगे। 1244 में मंगोलों ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। मंगोलों के ही समय सन 1391 में पहले दलाई लामा का जन्म हुआ, जिनका नाम पेमा दोरजी था, और यहीं से दलाई लामा का कॉन्सेप्ट तिब्बत में आना शुरू हो गया, जो आगे बढ़ता हुआ पहुंचा साल 1933 तक, जब 13वें दलाई लामा की मौत हो गई। उनका मानना था कि नए दलाई लामा पिछले दलाई लामा के अवतार होंगे, इसीलिए मान्यता है कि मरने के बाद दलाई लामा दूसरे शरीर में प्रवेश कर पुनर्जन्म लेते हैं। अब यहाँ सवाल आता है कि पता कैसे चलता है कि दलाई लामा का पुनर्जन्म कहाँ हुआ है? तो ये बताने के लिए एक पंचेन लामा होते हैं, उन्हें ज्ञान का अवतार माना जाता है। तिब्बत में दलाई लामा के बाद पंचेन लामा ही दूसरे सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, जिस कारण 13वें दलाई लामा की मौत के बाद 9वें पंचेन लामा ने एक सपना देखा और सपने में जो उन्हें संकेत मिले, उसके हिसाब से उन्होंने उन संकेतों का अर्थ निकाला। उन संकेतों के हिसाब से एक सर्च कमेटी बनाई गई और उस सर्च कमेटी ने पूरे तिब्बत में लाम की तलाश शुरू कर दी। आखिर में वो लोग ताकसेर गांव पहुंचे, जहां गांव में पहुंचे बौद्ध साधुओं ने ताकसेर की तलाश शुरू की। वो लोग काफी थक चुके थे, उन्हें लगने लगा था कि उनका मिशन अभी और लंबा खींचेगा। लेकिन तभी वो लामो थोंडुप के घर तक पहुंचे और तभी उनके अंदर एक घंटी सी बजी। उन्हें एहसास हुआ कि वो मंजिल के पास पहुंच गए हैं, लेकिन अभी परीक्षा बाकी थी। सदियों पुरानी तिब्बती परंपरा, जिसका इस्तेमाल पुनर्अवतार को पहचानने में किया जाता रहा है, उसी के हिसाब से बच्चे की परीक्षा होना तय हुआ। बच्चे को एक आसन पर बिठाया गया। इसके बाद बच्चे को कई छड़ियां दी गईं। उसने अपनी पसंद की एक छड़ी चुनी और तुरंत दूर फेंक दी, क्योंकि उसे वो छड़ी अच्छी नहीं लगी। दूसरी बार उसने 13वें दलाई लामा की छड़ी उठाई और उसको अपने शरीर से चिपका लिया। बौद्ध साधुओं ने अपना सिर झुका दिया, घुटने मोड़कर जमीन पर बैठ गए। उनका मिशन पूरा हो चुका था, क्योंकि उन्हें मिल गए थे अपने 14वें दलाई लामा। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि बच्चा जब बड़ा हुआ तो वो चीन का सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया, जिसे मारने के लिए चीन ने अपनी सेना तिब्बत में उतार दी। भारत और चीन के बीच हुई 1962 की लड़ाई का एक कारण वो बच्चा भी था,
जिसकी तस्वीर को चीन ने हमेशा के लिए बैन कर दिया। अगर कहानी को आगे बढ़ाएं तो एक तरफ दलाई लामा की पढ़ाई चल रही थी और दूसरी तरफ चीन में माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट पार्टी और चियांग काई शेक की कुओमितांग पार्टी के बीच चीन पर कब्जे को लेकर गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। 1949 में माओ सफल हो गए। उन्होंने कुओमितांग पार्टी को फार्मोसा द्वीप, जो अब ताइवान है, उसी में समेट कर रख दिया। 1 अक्टूबर 1949 को कम्युनिस्ट पार्टी ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की। माओ इसके चेयरमैन बने, जिसकी सरकार आज भी चीन में है। चेयरमैन बनते ही माओ का ध्यान सीमाओं की तरफ गया और दक्षिण में तिब्बत उनके गले की हड्डी बनने लगा था। 1913 में 13वें दलाई लामा ने चीनी सेना को तिब्बत से खदेड़ दिया था और तिब्बत को स्वतंत्र मुल्क घोषित कर दिया था। इसीलिए माओ ने अपने आने के बाद तिब्बत को चीन में मिलाने की धमकी दे दी थी। अक्टूबर 1950 में चीन ने अपनी सेना तिब्बत में उतार दी। अक्टूबर के तीसरे हफ्ते तक तिब्बत की सेना ने सरेंडर कर दिया और चीन ने तिब्बत को अपना हिस्सा घोषित कर दिया। नवंबर के महीने में तिब्बत की सरकार ने दलाई लामा को हेड ऑफ द स्टेट का पद ग्रहण करने के लिए बुलाया। तब दलाई लामा सिर्फ 15 वर्ष के थे। उस वक्त तक उनकी अंतिम परीक्षा पूरी नहीं हुई थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें वो पद लेना पड़ा। इधर चीन की सेना ने तिब्बत में जमकर तबाही मचाना जारी रखा था। जहां जहां उन्हें विरोध की चिंगारी दिखाई देती, वो उसे कुचल दिया करते थे। इसी वजह से मई 1951 में बीजिंग में तिब्बती नेताओं और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच 17 शर्तों के साथ एक समझौते पर दस्तखत किए गए। लेकिन दलाई लामा ने बाद में कहा कि समझौते की सभी शर्तें चीन ने पहले ही तैयार कर रखी थी और तिब्बत के प्रतिनिधियों को बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। वादा ये भी किया गया कि पुराने पदों को खाली नहीं कराया जाएगा, दलाई लामा की शक्तियों पर आंच नहीं आएगी, मठों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। कुल मिलाकर जैसा चला आ रहा है चलने दिया जाएगा। बदले में तिब्बत चीन की सरकार के अंदर काम करेगा। राजधानी ल्हासा में एक प्रशासनिक और मिलिट्री यूनिट बनाई जाएगी जो तिब्बत और चीन की सरकार के बीच पुल का काम करेगी। लेकिन चीन ने समझौते की सभी शर्तों को खारिज कर दिया, जिसके बाद विरोधियों को टॉर्चर किया जाने लगा। यहाँ तक कि जब चीनी जनरल गांव में जाते थे तो लोगों को जबरदस्ती तालियां बजाने का हुक्म दिया जाता, उनका स्वागत करने के लिए कहा जाता। इसके अलावा तिब्बत की संस्कृति पर भी हमला करने की कोशिश की गई। इससे लोगों में गुस्सा पनपा, उन्होंने खुलकर विरोध किया। दौरे पर दलाई लामा प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी मिले। चर्चा हुई। तिब्बत के मसले पर नेहरू ने कोई वादा करने से इनकार कर दिया। 1954 में भारत ने चीन के साथ पंचशील समझौता किया था। इसमें एक शर्त यह भी थी कि भारत और चीन एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे। 11 हफ्तों तक भारत में रहने के बाद दलाई लामा वापस गए। तब तिब्बत की स्थिति और भी खराब हो चुकी थी। चीनी सेना की ओर से दमन बढ़ गया था। उनकी प्रशासनिक और सैन्य इकाई राजधानी के दायरे से बाहर जा चुकी थी। मई 1958 से फरवरी 1959 दलाई लामा की परीक्षा हुई। 45 विद्वानों की टीम से उनका शास्त्रार्थ हुआ। दलाई लामा ने सबसे अच्छे ग्रेड से ये परीक्षाएं पास की। उन्हें गेशे लारंपा की डिग्री मिली। इसी दिन उनकी औपचारिक शिक्षा भी पूरी हो गई। 10 मार्च 1959 ल्हासा का नोबोलिंगा पैलेस। महल के बाहर लोगों की भीड़ जमा होने लगी। धीरे धीरे ये संख्या हजारों में पहुंच गई। स्थानीय लोग दलाई लामा से एक आश्वासन मांग रहे थे। वो दलाई लामा से एक वाक्य सुनना चाहते थे। क्या वो चाइनीज आर्मी के कैंप में नहीं जाएंगे? दरअसल ल्हासा में चीनी आर्मी के कैंप में एक रंगारंग कार्यक्रम रखा गया था। इसमें दलाई लामा को अकेले आने के लिए कहा गया। चाइनीज आर्मी दलाई लामा की हत्या का प्लान बना रही थी। दलाई लामा के ना रहने का मतलब होता कि तिब्बत को चीन अपने कब्जे में आराम से ले लेता। दलाई लामा ने लोगों की बात मान ली और वो नहीं गए। अगले दिन से हिंसक विद्रोह शुरू हो गया। 15 मार्च को चीनी सेना उनके महल तक पहुंच गई। दलाई लामा के सलाहकारों ने उन्हें तिब्बत छोड़ने की सलाह दी। 17 मार्च 1959 की रात को चीनी सैनिक के भेष में दलाई लामा ने महल छोड़ दिया और दक्षिण की तरफ निकल आए। और इसी तरह दलाई लामा ने तिब्बत छोड़ दिया और वो भारत आ गए। अब आप सोच रहे होंगे जब वो तिब्बत से निकल गए तो चीन उनसे जलता क्यों रहा? तो इसका सीधा जवाब है, तिब्बत आज भले ही चीन के कब्जे में है, लेकिन आज भी तिब्बत में दलाई लामा को उसी तरह माना जाता है और उनकी बातें तिब्बत को एक अलग देश बनाने की होती हैं, जिस वजह से चीन उन्हें एक अलगाववादी नेता की तरह मानता है। आपको कैसी लगी दलाई लामा की कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।